हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता चल रहा है, आज से हम यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का रिवीजन क्लासेस अपनी स्टार्ट करने जा रही हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं आज रिवीजन क्लास के बेस पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत। भाई बहुत सिंपल सी बात है, आज जब हम रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्सली सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। क्या जानेंगे हम रिवीजन क्लास में? आज हम कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। हम सभी को पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है, हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। पर हमने अभी यह कहा कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब ये कि कोई भी एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? कोई भी एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब उसमें सेक्शन 10 के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, सेक्शन 10 के जो भी एसेंशियल बताए गए हैं, जब वो एसेंशियल वो रिक्वायरमेंट्स किसी एग्रीमेंट में फुलफिल हो रहे हैं, तभी वो एग्रीमेंट किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील होता है। बहुत सिंपल सी बात है, एक एग्जाम्पल से क्लियर कर देते हैं। अगर ए है और बी दो पार्टी हैं, ए कहता है कि उसके पास एक कार है और वो कार वह बी को बेचना चाहता है 2 लाख रुपए में। यहाँ पर ए बी से पूछता है क्या बी उस कार को खरीदना चाहता है। ए बन गया ऑफरर और बी बन गया यहाँ पर ऑफरी। हम बात कर रहे हैं एसेंशियल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। हम बात यहाँ पर ये कर रहे हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट है तो कोई भी एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तभी बनता है जब सेक्शन 10 के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे होते हैं, जिसका एक मेन इम्पॉर्टेंट एसेंशियल होता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब आप सभी को पता होगा फ्री कंसेंट को कहाँ डिफाइन करा गया है? सेक्शन 14 में डिफाइन करा गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। फ्री कंसेंट क्या होता है भाई? बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई भी ऐसी सहमति जिसमें कोअर्सन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक इंक्लूडेड नहीं होती है, हम उस सहमति को, उस कंसेंट को फ्री कंसेंट के रूप में जानते हैं। अगर ए कह रहा है कि वो बी को 2 लाख रुपए में अपनी कार बेचना चाहता है, बी उस कार को 2 लाख में खरीदने को तैयार है, दोनों पार्टीज़ की जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट होनी बेहद ज़रूरी है। मतलब वहाँ पर कोअर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड नहीं होना चाहिए। बहुत एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए आप इसी में। ए एक मास्टर है और बी उसका सर्वेंट है। ए क्या है? मास्टर और बी उसका सर्वेंट है। यहाँ पर जो सर्वेंट है उसके पास एक साइकिल है 1500 रुपये की। यहाँ पर ये मास्टर ऑफकोर्सली डोमिनेट पोजीशन में है। इस पोजीशन में है कि वो बी की विल पावर को, बी की विल को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर ए बी से कहता है कि बी अपनी 1500 की साइकिल को ए को सिर्फ 200 रुपये में बेच दे। यहाँ पर जो बी की सहमति रिसीव की जा रही है वो किससे इफेक्टेड होगी? अनडू इन्फ्लुएंस से होगी। यहाँ पर बी की सहमति फ्री कंसेंट नहीं है बिल्कुल भी, जबकि अभी बताया था, जबकि नियम क्या कहता है, जबकि रूल ये कहता है कोई भी एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब उसमें फ्री कंसेंट होनी चाहिए। एक मेन एसेंशियल है वहाँ पर। अगला एसेंशियल आता है इस संबंध में कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। मतलब बहुत सिंपल है, अगर ए और बी दो पार्टीज हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि ये पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट का क्या मतलब है? मतलब ये कि उन्हें मेजर, दोनों पार्टीज़ को मेजर, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए। भाई बहुत सिंपल है, अगर ए है वो बी को कार बेचने का ऑफर बना रहा है, यहाँ पर जो ए है इसकी उम्र है 16 साल, बी की उम्र हो गई 21 साल। क्या यहाँ पर ये पार्टीज कॉम्पिटेंट हैं?
और मैंने अभी आपको शुरुआत में ही कहा था दोनों पार्टीज़ को कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है। किसी एक के मेजर होने से या किसी एक के कॉम्पिटेंट होने से ही काम नहीं चल जाता, दोनों पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। तो अगर मैं अभी बात करूं अभी तक की, तो हमने जान लिए कि दो एसेंशियल ज़रूरी हैं, फ्री कंसेंट एंड सेकंड इज कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़। चलिए, और वहीं पर एक बात बता दूं, ये कहाँ बताया गया है कि पार्टीज़ को कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 में बताया गया है। अगले एसेंशियल की ओर चलते हैं। जब आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तभी जाएगा जब वहाँ पर पार्टीज़ की फ्री कंसेंट होगी, पार्टीज कॉम्पिटेंट होंगी, और एक और महत्वपूर्ण एसेंशियल आता है वहाँ इस संबंध में, जो कंसीडरेशन है, जो ऑब्जेक्ट है उनका, वो लॉफुल होना चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं? चलिए पहले इसी को एग्जाम्पल समझ लीजिए। अगर ए कह रहा है बी को वो 2 लाख में कार बेचना चाहता है, यहाँ पर कार बेचना क्या है? एक लॉफुल कंसीडरेशन है, एक लॉफुल ऑब्जेक्ट है, इसलिए वैलिड है। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, पहले इस वाले पॉइंट को क्लियर कर लीजिए आप यहीं पर। अभी हमने इसमें बात करी कि लॉफुल कंसीडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने था कि अगर ए कह रहा है बी से कि वो कार 2 लाख रुपए में बी को बेचना चाहता है, तो यहाँ पे कार को बेचना और ख़रीदना कंसीडरेशन लॉफुल है, वैलिड है, कोई परेशानी नहीं है। पर वहीं पर अगर जो ए है वो इस बी को 1 लाख रुपए देने की बात करता है, क्यों? ताकि ये जो बी है वो इस ए की गवर्नमेंट सर्विस लगवा दे, इस ए की सरकारी नौकरी लगवा दे, इसलिए वो उस बी को 1 लाख रुपए दे रहा है। यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका, वो कैसा है? वो किसी कीमत पर भी लॉफुल नहीं है, वो ऑब्जेक्ट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, इसलिए ऐसा एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाएगा। किसी भी एग्रीमेंट को अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में लेकर जाना है तो ज़रूरी होना चाहिए कि वहाँ पर कंसीडरेशन, उस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। अगला पॉइंट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। आप जो भी एग्रीमेंट कर रहे हैं वो एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब वो एक्सप्रेसली वॉइड नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है इस संबंध में, आपको रीड होगा पहले से ही। सेक्शन 27 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो क्या कहता है? रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। अगर ए जो है वो बी से कहता है कि ए इस बी को 1 लाख रुपए देगा अगर ये बी इस लोकेलिटी में, इस एरिया में कोई बिजनेस नहीं करता है, वो क्या कर रहा है? बी पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। कहने को तो इस नियम के भी एक्सेप्शन हम देखेंगे, पर अभी हम जनरल स्पीकिंग बात कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसा जो एग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन ए और बी, वो अपने आप में ही लॉ की तरफ से वॉइड डिक्लेयर किया जा चुका है, वो अपने आप में ही वॉइड माना जाएगा। अदर एसेंशियल की हम बात करें अगर इस संबंध में, अब और कौन से एसेंशियल इसमें ज़रूरी हो सकते हैं? भाई 2 पार्टीज़ तो होनी ही चाहिए, एक पार्टी जो ऑफ़र बनाती है और एक पार्टी जिसके लिए ऑफ़र बनाया गया है। सबसे ज़रूरी बात ये होनी चाहिए कि आपके बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है उस एग्रीमेंट का पर्पस, इंटेंशन, लीगल रिलेशन क्रिएट करने का होना चाहिए। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और अदर एसेंशियल देखें, जो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं वो सर्टेन होना चाहिए। मतलब बहुत सिंपल है, जो ए है वो एक शॉपकीपर है और उसके यहाँ पर वो कई तरह के ऑयल्स बेचता है। बी उसके पास जाता है और उससे एक ऑयल की मांग करता है। अब यहाँ पर 1 लीटर, चलिए सपोज करिए वो उससे 1 लीटर ऑयल की मांग करता है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है इसमें, विच काइंड ऑफ ऑयल, बी यहाँ पर कौन सी तरह का ऑयल उससे मांग रहा है, ये बात सर्टेन नहीं है, इसलिए ये वॉइड माना जाएगा। जबकि एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए एक एसेंशियल ये भी ज़रूरी है कि वो सर्टेन होना चाहिए इस संबंध में। एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर ए कह रहा है बी से कि वो अपनी कार 2 लाख में उसे बेचेगा, सर्टेनिटी है, कोई परेशानी नहीं है,
पर वहीं पर ए कहता है बी से कि वो उसे अपनी कार 2 लाख या 3 लाख में बेचेगा। ये सर्टेन नहीं है यहाँ पर। जब आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो एग्रीमेंट किसी ऐसी बात को लेकर करिए जिसको आप परफॉर्म भी कर सकें। जैसे कि बहुत सिंपल है, ए और बी एग्रीमेंट करते हैं कि ए अपना स्कूटर बी को 75,000 रुपये में बेचेगा और बी भी इस बात के लिए तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ए को क्या परफॉर्म करना है, ए को स्कूटर की डिलीवरी बी को करनी है और बी को क्या परफॉर्म करना है, बी को पैसे ए को पहुँचाने हैं। तो परफॉर्मेंस पॉसिबल है, लेकिन एग्जाम्पल समझ लीजिए, लेकिन वहीं पर अगर ए कहता है बी से कि ए बी को 10 लाख रुपए देगा, क्यों देगा? अगर ए जो है वो क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि वो बी को 10 लाख देगा। क्यों देगा? अगर बी ए के मरे हुए बेटे को दोबारा जीवित कर दे। बस ये एग्जाम्पल है, आप समझ गए होंगे। भाई मैंने शुरू में भी कहा था परफॉर्मेंस दोनों पार्टीज की तरफ से हो रही हैं। अभी जो प्रीवियस एग्जाम्पल था स्कूटर वाला, उसमें दोनों पार्टीज परफॉर्मेंस कर रही हैं। एक पार्टी स्कूटर डिलीवर कर रही है तो दूसरी पार्टी पेमेंट कर रही है। परफॉर्मेंस हो रही है, पॉसिबिलिटी है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए 10 लाख रुपए दे सकता है, ठीक है, पर क्या बी जो बात रखी गई है उसको परफॉर्म कर सकता है? नो, इट इज़ इम्पॉसिबल। वो परफॉर्म नहीं कर सकता है उसे। जबकि बहुत ज़रूरी एसेंशियल है एक ये कि पार्टीज ऐसी बात को एग्रीमेंट करें, ऐसी बात को एग्री हो जिसे वो परफॉर्म कर सकती हूँ। अब हमारा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग और उसके एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट हो चुके हैं। हमने यहाँ पर आज के अभी तक के लेसन में इस संबंध में हमने ये जान लिया इसमें कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में डिफाइन करा गया है। हमने ये जान लिया कि कोई भी एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, कोई भी एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बन सकता है। कोई भी एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बन सकता है जब उसमें सेक्शन 10 के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे होते हैं, तभी कोई भी एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर इसमें कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए मैं आपको बहुत क्लियर कर दूँ, यहाँ पर ये क्लास थोड़ी सी ज़्यादा टाइमिंग की हो सकती है क्योंकि हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं इसलिए। और आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए हम अपनी प्रेजेंट क्लास पर वापस आते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसमें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। हमने कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग को जान लिया और उसके एसेंशियल्स को भी हम जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कितनी तरह के होते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी के बेस पर, परफॉर्मेंस के बेस पर, फॉर्मेशन के बेस पर और क्लासिफिकेशन। अच्छा हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की क्लासिफिकेशन की, टाइप्स की हम बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कितनी तरह के हो सकते हैं, वैलिडिटी के बेस पर, परफॉर्मेंस के बेस पर और फॉर्मेशन के बेस पर। अब हम एक एक करके इनको अच्छी तरह जानेंगे। वैलिडिटी के बेस पर कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, अनइन्फोर्सेबल और इल्लीगल एग्रीमेंट। भाई अगर सबसे पहले आता है इस संबंध में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो बहुत ही सिंपल है। अभी हमने जो रीड किया था मीनिंग इसमें कि कोई भी एग्रीमेंट जो कि सेक्शन 10 के रिक्वायरमेंट्स रखता है वो अपने आप में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही बनता है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, अगर जो ए है उसके पास वो डीवीडी प्लेयर का ओनर है और वो ये ऑफ़र बनाता है बी के लिए, क्या बी उसका डीवीडी प्लेयर ख़रीदना चाहता है बस, और कितने रुपए में वो कह रहा है, 2,500 रुपये में बेचने की बात कर रहा है वो यहाँ पर इस संबंध में। अब सेक्शन 10 के सारे रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर कंप्लीट कर दीजिए आप। दोनों पार्टीज़ कॉम्पिटेंट हैं, दोनों पार्टीज़ की फ्री कंसेंट है, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, नॉट डिस्क्वालीफाइड, लॉ की तरफ से मना भी नहीं करा गया है, दो पार्टीज़ हैं, सर्टेनिटी यहाँ पर पाई जा रही है, इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का है, परफॉर्म कर सकती हैं दोनों पार्टीज़, पॉसिबिलिटी पूरी है,
अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में हम इस एग्रीमेंट को अपने आप ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं और उसे परिभाषित कहाँ करा गया है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन जे में परिभाषित करा गया है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीज टू बी इन्फोर्सेबल। भाई बहुत सिंपल है। अगर यहाँ पर जो ए है, ए और बी, यहाँ इस संबंध में दो पार्टी हैं। यहाँ पर ए और बी में तय होता है कि जो बी है यहाँ पर एज अ पेंटर वो ए के लिए एक पिक्चर ड्रॉ करेगा। कब ड्रॉ करेगा? एक सर्टेन डे पर ड्रॉ करेगा। लेकिन इस सर्टेन डे से पहले ही ये बी जो पेंटर है वो मर जाता है। अब यहाँ पर ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वो इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता, वो अपने आप में वॉइड हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस नहीं करवाई जा सकती है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करा गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन आई में। अ एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ one or more of the parties thereto but not at the option of other or others is voidable contract। बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, बात क्लियर हो जाएगी। ए है, उसके पास में एक वॉल क्लॉक है। ए के पास एक वॉल क्लॉक है। वॉल क्लॉक की कीमत है लगभग 25,000 रुपये है। यहाँ पर जो बी है वो इस ए को ये धमकी देता है कि अगर इस ए ने अपनी वॉल क्लॉक इस बी को नहीं बेची तो ये बी इस ए को क्या करेगा? हार्म पहुंचाएगा। यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट हो रहा है, अगर यहाँ पर ए बी के इस तरह धमकी देने के कारण अपनी सहमति अपनी वॉल क्लॉक को बेचने के लिए दे भी देता है, तो यहाँ पर अब इस संबंध में यह जो एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन ए और बी वो क्या कहलाएगा? वो वॉइडेबल कहलाएगा। एट द ऑप्शन ऑफ ए, धमकी किसको मिल रही है? ए को मिल रही है। एट द ऑप्शन ऑफ ए। और यहाँ पर एक बात और बता दें, आपको पहले से ही पता है क्योंकि रिवीजन क्लास है अब तो हमारी है इसलिए। और एक बात और, ये जो एग्जाम्पल है वो किससे रिलेट करता है? यहाँ पर ए और बी के बीच जो एग्रीमेंट हो रहा है उसमें ए की कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जो सहमति है वो बाय कोअर्सन इफेक्टेड है। एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए आप इसमें, ये वाला। यहाँ पर इस संबंध में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं हम। जो मास्टर है ए, बी उसका सर्वेंट है, और यहाँ पर इस संबंध में जो बी है सर्वेंट, उसके पास 2,500 रुपये की साइकिल है। मास्टर उस साइकिल को 200 रुपये में ही खरीदना चाहता है। अगर अब ऑफकोर्सली यहाँ पर जो मास्टर है वो किस में है? मास्टर यहाँ पर डोमिनेट पोजीशन में है। वो यहाँ पर बी की विल को कंट्रोल कर सकता है, और ऐसे में अगर बी अपनी साइकिल जो 2500 की है उसे 200 रुपये में ए को बेच रहा है, तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट अब ए और बी के बीच में हो रहा है वो कैसा है? वॉइडेबल है। एट द ऑप्शन ऑफ बी। देखिए ये रिवीजन क्लास आपके लिए हर तरह से बेनिफिशियल रहेगी, चाहे आपका थ्योरेटिकल बेस पर पेपर आ रहा है थ्योरेटिकल तरह से, या जिन स्टूडेंट्स का जो अदर एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एमसीक्यूज के बेस पर पेपर आ रहा है, तो ये आपके लिए हर तरह से बेनिफिशियल रहेगी। क्योंकि कई बार एमसीक्यू में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका सही आंसर होगा ये, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। इल्लीगल एग्रीमेंट किसे कहते हैं? तो इल्लीगल एग्रीमेंट के बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 में बताया गया है। वहाँ पर ये बताया गया है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स एराइज हो जाते हैं जब कोई भी एग्रीमेंट उसमें पाया जाने वाला जो कंसिडरेशन है, जो ऑब्जेक्ट है, वो लॉफुल ना रह के अनलॉफुल हो जाता है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, अगर जो ए है वो बी को 10 लाख रुपए देने की बात करता है बशर्ते कि बी ए की सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में लगवा दे।
सरकारी नौकरी लगवा दे बी उसकी। यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट बिटवीन ए और बी हो रहा है वो इलीगल है क्योंकि वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें जब किया गया है तब वो तब तक सही है, पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अब उन्हें इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, यहाँ पर जो ए है वो एक क्रेडिटर की पोजीशन में है, बी डेब्टर की पोजीशन में है। ए ने 1 जनवरी 2000 को 3 महीनों के लिए बी को 10 लाख रुपए उधार दिए थे। अब यहाँ पर 3 महीने बीत जाने के बाद भी इस बी ने पैसे ए को पे नहीं करे हैं। अब ऐसी कंडीशन में इस ए के पास में क्या राइट आ जाता है, इस ए के पास राइट आ जाता है कि ये जिस दिन से कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हुआ है तब से 3 साल के भीतर, आपको याद होगा हमने पहले ही बताया था, लिमिटेशन एक्ट होता है जिसके तहत इस प्रेजेंट एग्जाम्पल के लिए लिमिटेशन दे रखी गई है 3 साल की। तो ए के पास ये राइट आ जाता है कि वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के 3 साल के भीतर ही इस बी के अगेंस्ट मुकदमा दाखिल कर सकता है, पर ए ने ऐसा नहीं करा और ए की तरफ से 5 साल जा चुके हैं। कितने साल? 5 साल बीत चुके हैं, पर ए ने कोई मुकदमा दाखिल नहीं करा है बी के अगेंस्ट। अब ऐसे में जो ए है और जो बी है उनके बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था इस प्रकार का, वो क्या हो गया? वो हो गया अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक टेक्निकल फॉल्ट क्रिएट हो गया लिमिटेशन पीरियड का, जिस वजह से अब ए इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकता है, और हम इसे ही कहते हैं यहाँ इस संबंध में अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। भाई बहुत सिंपल है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि बाय वर्ड्स या रिटन में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए कहता है बी से, ए जो है अपना ऑफर बी के सामने बाय वर्ड्स बनाता है और जो बी है वो भी इस ऑफर को बाय वर्ड्स एक्सेप्ट कर लेता है, तो यहाँ पर ये क्या माना जाएगा? यहाँ पर इसको इस संबंध में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। पर वहीं पर अगर हम इस संबंध में बात करें कि जो ए है जब वो ट्रेन से उतरा तो उसके ट्रेन से उतरते ही उसके पास एक कुली आया और उसका सामान लेकर चलने लग गया, और जो ए था वो भी उसके पीछे पीछे चलने लग गया। तो यहाँ पर ए का कंडक्ट, ए का व्यवहार क्या दिखा रहा है कि उसने बी के द्वारा, कुली के द्वारा सामान ले जाने को स्वीकार कर लिया है। तो इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? बिटवीन ए और बी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मेन एसेंशियल होता है अनजस्ट इनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ एनोदर। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है इसमें। यहाँ पर जो ए है वो एक क्रेडिटर की पोजीशन में है, उसने बी और सी को 10-10 हज़ार रुपये उधार दे रखी हैं। यहाँ पर जो ए है उसकी तरफ से अपने और बी के उसकी तरफ से गलत हो गया, यहाँ पर जो बी है उसकी तरफ से यहाँ इस संबंध में अपने बी के और सी के दोनों के पैसे 20,000 रुपये ले जाकर ए को दे दिए गए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इस बात को सी नहीं जानता और सी भी जो है इस क्रेडिटर ए के पास आकर अपने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा और ए को दिया आया है। अब यहाँ पर ऐसे में ए के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया है? अब ऐसे में यहाँ इस कंडीशन में ए के ऊपर यह ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया है कि जो एक्स्ट्रा पैसे उसके पास आ गए हैं वह उसको वापस कर दे। एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए आप यहाँ पर इस संबंध में। ए एक व्यापारी है और वो किसी दिन अपने फ्रेंड बी से मिलने गया था। उसके पास में अपने काम का एक बॉक्स था, वो बॉक्स वहाँ पर वो बी के यहाँ पर बाय मिस्टेक रह गया। यहाँ पर जो ए था उसका इंटेंशन इस बॉक्स को बी को फ्री में देने का बिल्कुल नहीं था। बी ने इस बॉक्स को यूज़ कर लिया है। अब ऐसे में इस बी के ऊपर यह ऑब्लिगेशन, यह ड्यूटी अपने आप ही क्रिएट हो जाती है कि या तो वो उस बॉक्स को वापस कर दे ए को, या फिर वो फिर ए को कंपनसेट करे उसके बदले में।
अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, परफॉर्मेंस इन प्रेजेंट टाइम, बहुत सिंपल है। ए लैपटॉप बेच रहा है 25,000 में बी को, बी खरीदने को तैयार है। अब यहाँ पर ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना ये समझ लो। ए जो है वो लैपटॉप बी को डिलीवर करता है और बी उसी टाइम पर पेमेंट ए को दे देता है। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस प्रेजेंट टाइम में हो चुकी हैं। लेकिन जब परफॉर्मेंस फ्यूचर में की जाती हैं उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, ए कहता है कि वो कार 3 लाख में बी को बेचेगा और बी भी कार को 3 लाख में खरीदने को तैयार है, पर दोनों पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस को फ्यूचर में करने की बात कर रहे हैं, 3 महीने बाद करने की बात कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा। आपकी बुक में एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के भी 2 पार्ट और दे रखे हैं, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बहुत सिंपल एक एग्जांपल है। ए एक शॉपकीपर है, यहाँ पर बी उसके पास आता है और बी जो है उससे कहता है कि उसे अच्छी क्वालिटी के चावल चाहिए, इसलिए बी इस ए के पास में 2,500 रुपये सबमिट करवा देता है और कहता है कि जब भी अच्छी क्वालिटी के चावल आ जाएं आप वो चावल हम तक पहुंचा दीजिएगा, हमारे घर पर डिलीवर करवा दीजिएगा। अब यहाँ पर एक बात समझिए, बी की तरफ से परफॉर्मेंस कर दी गई है पर ए की तरफ से परफॉर्मेंस फ्यूचर में की जाएगी, इसीलिए हमने इसे कहा है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर वन साइड परफॉर्मेंस हो चुकी है पर वन साइड परफॉर्मेंस फ्यूचर में की जा रही है। बाइलेटरल में जिसमें दोनों पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस फ्यूचर में करेंगी। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैं इसे अभी यहाँ पर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पर समझा रही हूँ, इसलिए मैंने कहा कि दोनों पार्टीज यहाँ परफॉर्मेंस अपनी अब फ्यूचर में करने की बात कर रही हैं। ए कह रहा है कि वो स्कूटर बी को बेचने को तैयार है 1 लाख में, बी भी कह रहा है खरीदने को तैयार है, पर अब से 1 महीने के बाद में वो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो दोनों पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस फ्यूचर में करने की बात कर रही हैं, हम उसे कहेंगे इस संबंध में बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारी आज का जो फर्स्ट क्लास है, हमारा जो आज का फर्स्ट डे है रिवीजन क्लास का हमारा आज का, वो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये क्लास काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी।